हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप देख रहे हैं एग्जाम पे चर्चा विद मी एंड और स्पेशल गेस्ट धीरेन तिवारी सर। आज के एग्जाम पे चर्चा का एक जो विषय है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आज प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी को लेकर। किसी भी बैंकिंग एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई और एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए सेशन होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कन्वर्सेशन करेंगे हमारे धीरेन तिवारी सर के साथ। धीरेन तिवारी सर का जो एक्सपीरियंस है, इट्स बीन मोर देन 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग। जो न्यूज है, करंट न्यूज अपडेट्स, जो जनरल अवेयरनेस है, इसको कवर करते हुए एक लंबा समय हो गया, लंबा अनुभव है एग्जाम को देखते हुए। तो आज हम सर से ही बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि हम एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें, क्या चीजें हैं। चूंकि करंट अफेयर्स है तो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो एक समुद्र की तरह है। उनमें से कौन सी चीजों को हमें पिक करना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे अप्रोच करनी है हमें इस एग्जाम को, या कोई भी एग्जाम जो बैंकिंग का होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स आती है। तो चलिए सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर, जो सवाल एक बहुत जनरल सा सवाल है, आज मैं बिल्कुल पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं एंड आई डोंट नो कि कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि एक टीवी में न्यूज भी आ रही है, वो भी मैं देख ले रहा हूं, मैं न्यूज देख ले रहा हूं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज आ रही है वो भी देख रहा हूं, और आई फील कि मैं अपडेट हूं। पर एग्जाम ओरिएंटेड अपडेशन एक अलग है और नॉर्मल अपडेशन अलग है। तो बेसिकली जो गाइडेंस चाहिए आपसे कि बच्चों को कहां से प्रारंभ करना चाहिए, सोर्स क्या हो सकता है और कैसे तैयारी करें। थैंक यू वसंत सर, और इस सेशन में बुलाने के लिए। और जहां तक जनरल अवेयरनेस का सवाल है, जनरल अवेयरनेस हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अब जब हम इसको ब्रॉडर रिस्पेक्ट में देखते हैं तो जीवन जानकारी से चलता है जी। अब अगर हम किसी प्रोफेशनल लाइफ में है तो उसकी जानकारी चाहिए, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में है तो कौन सी जानकारी हमारे लिए यूटिलाइजेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की डेट है क्या। क्योंकि लोगों को जानकारी तो है, उस जानकारी को कैसे कंपटीशन सेंट्रिक बना के उसको एग्जीक्यूट करना, ये बड़ा चैलेंज आज भी है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें इतनी गार्बेजिंग है कि उससे चीजें निकालना आज की डेट में टफ हो गया है। जब हम फॉर एग्जांपल मान लिया हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपने कंटेंट कोई देख रहे हैं और बीच में पॉपअप कुछ आ जाता है तो हम डाइवर्ट, फिर हम उधर मूव कर जाते हैं। तो ये एक सावधानी का एक एस्पेक्ट है इसमें जुड़ा हुआ है जी। मैं बात शुरू करने से पहले इसको 2-3 पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करूंगा। जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है। जनरल अवेयरनेस ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी की जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है वो तभी होती है जब आप चीजों के बारे में जो अवेयर रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बेहतर रहता है। और अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो ये आपके मेंस एग्जाम में और इंटरव्यू में दोनों में महत्वपूर्ण रोल बनाता है। इसलिए क्योंकि जब आप इन पर्सन होके जाके इंटरव्यू देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा, वो पूरे इंटरव्यू का जीस्ट ही यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और वो जानकारी के आधार पर ही बेस होता है। अब अगर हम इस अपने सिनेरियो में आए, जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तो इसके लिए मेरा बच्चों को एक सजेशन है, सलाह है कि 2 तरह के एग्जाम है यहाँ पर। एक क्लरिकल लेवल का पेपर होता है और एक पीओ लेवल का पेपर होता है। इनके जनरल अवेयरनेस दोनों में पूछा जाता है। अब इनकी मूलभूत जो संरचना है उसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो क्लरिकल लेवल का जब पेपर आता है तो उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो टफनेस लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, अगर क्लर्क की बात करें। और जब हम पीओ के ऑफिसर के पेपर में जाते हैं तो ये टॉपिक वही होते हैं, लेकिन इसका जो दायरा है थोड़ा बढ़ जाता है और ये मॉडरेट टू टफ की तरफ चले जाते हैं। मॉडरेट टू टफ की, यानी अगर हम क्लरिकल कार्डर का पेपर दे रहे हैं तो हमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मिसलिनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन के ज्यादा मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। वो ये पूछ सकता है क्लर्क के पेपर में कि रेपो रेट
कितनी है इस समय, ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। है। लेकिन अगर इसी रेपो रेट का क्वेश्चन वो मेंस में बना रहा है तो वो साल भर के जितने भी मॉनेटरी रिव्यूज हो उसमें लिख देगा और कौन सा मैच नहीं करता जी। इस तरह के। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि रेपो रेट बढ़ गया इतने बेसिस पॉइंट से, तो अब यहाँ पे डेथ आ गई, पूछ लिया बेसिस पॉइंट क्या है, ऐसे भी सवाल इस तरह के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछने का, जैसे पीछे मैं आपको बताऊं भी क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा इजी, आप इजी क्वेश्चन समझ सकते हैं। उसमें पूछा गया था सिबिल स्कोर से क्वेश्चन पूछा गया था कि सिबिल स्कोर का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है। ये 300 to 900 होती है, 10 to 900 होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन, और मैं स्टूडेंट को सलाह दूंगा जब इस तरह के क्वेश्चन का, अभी मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कहाँ जाएं, किस तरह के करें जी। आगे क्या पूछ रहे थे वो सर? इसके पहले हम लोग डिटेल में चले हैं, आप सोर्स बताएं। हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे देख लें कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से पहले पैटर्न रहा है, ट्रेंड्स क्या है। हाँ, ट्रेंड्स क्या है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे सर देखते हैं ट्रेंड्स अपना क्या रहा जी। अब अगर हम आईबी, जो अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है और ये पीछे 3 साल का एनालिसिस है जी। अगर देखा जाए तो बैंकिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए, डेट एंड डेज से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया। जो जनरल अवेयरनेस लिखा है इसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं जी। ये करंट अफेयर्स से 19 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 50% पेपर आपका आता है करंट अफेयर्स से जी। पर्सन इन न्यूज से 4 क्वेश्चन आए हैं, रिपोर्ट से 3 क्वेश्चन आए, स्कीम से 5 क्वेश्चन आए। अब देखिए यही, अभी अगर इसी को अभी हम जब दूसरे फेज में जाएंगे, क्लर्क में जाएंगे, तो स्कीम के क्वेश्चन कम हो जाए जी, क्योंकि स्कीम डिटेल्ड होती है, उसमें कई सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और तब क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक से एक क्वेश्चन पूछा गया, देख लेते हैं सर क्लैरिकल का भी। अच्छा, इसमें 1 मिनट रुकिएगा। इसमें सर देखिए, जो हमारे करंट थे, ये एग्जाम की डेट क्या थी सर, और किस तरीके से जो मंथ वाइज जो पूछा गया है, इससे थोड़ा आइडिया, एक सवाल का जवाब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ये हम लोगों ने एनालिसिस करके लिखा है इस यहाँ पर, ये जो हमारा पेपर था, एक पेपर था 24 सितंबर को और एक था 1 अक्टूबर ऑनवर्ड। ये पीओ वाला है, 24 सितंबर वाला है ये पेपर था। अब इसका अगर एनालिसिस पार्ट पे जाएं तो करंट अफेयर से 14 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले गए, और उनका बाइफर्केशन देखिए, मार्च से 3 क्वेश्चन, मई से 2 क्वेश्चन, अगस्त से 1 क्वेश्चन, जून से 3 क्वेश्चन, जुलाई से 1 क्वेश्चन और अगस्त से फिर 4 क्वेश्चन आ गए। यानी जब एग्जाम हो रहा उसके 1 महीना पहले, और जो लेटेस्ट 2 मंथ होते हैं, जैसे मैं जो जनरली अभी तक मेरा एनालिसिस है, जो मैंने पीछे पेपर देखे हैं, उनमें 40 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस अराउंड पूछे जाते हैं सीधे सीधे करंट अफेयर्स से जी, और वो भी 4 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट के 3 महीने, सितंबर में एग्जाम है, पिछले 3 महीने से 8 क्वेश्चन बन गए हैं। हाँ, ये मेजॉरिटी क्वेश्चन होता है। मेजॉरिटी क्वेश्चन, ये जो बीच में बंच बनता है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे, यानी जो शुरुआती मंथ होगा उसमें ग्रेजुअली क्वेश्चन कम हो जाएंगे। और इन टोटलिटी अगर देखें तो 7 महीने लगभग दिख रहे हैं, 6 महीने। उसमें मैं बता दूं, उसमें एक आध क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, मैं वही बता रहा था कि 25 क्वेश्चंस में 21 क्वेश्चंस 4 मंथ के करंट अफेयर से पूछे गए, 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे अबव 4 मंथ। तो इसलिए बच्चों को जो अपनी प्राथमिकता रखनी है वो 4 मंथ का करंट अफेयर एटलीस्ट, क्योंकि उससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इसके बाद आगे जाते हैं तो तब सेकंड प्रेफरेंस आपका होगा कि आप, और उसमें रीजन क्या होता है कि उसके बाहर जाते हैं, उसका रीजन ऐसा नहीं कि 7 मंथ का करंट अफेयर आता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे इंडेक्सेस होते हैं जो साल में एक बार जारी होते हैं, वो पूरे साल करंट अफेयर्स रहे। 6 महीने पहले, 7 महीने पहले आ गए, 8 महीने पहले आ गए। अगर पॉपुलेशन सेंसस का क्वेश्चन होगा तो 11 का ही होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 10 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ लिया गया हमसे। तो वो जो इंडेक्सेस हैं या बजट है, बजट साल भर करंट अफेयर्स रहता है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो पूरे साल करंट अफेयर्स रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस 4 to 5 मंथ के करंट अफेयर से ही पूछा जाता है, जिसपे बच्चों को अपना फोकस रखना चाहिए। एग्जाम जब होने वाला है, मान लिया मंथ एंड में एग्जाम है, तो फर्स्ट 15 डेज जरूर देखने चाहिए, 1-2 क्वेश्चन जरूर सरप्राइज पूछे जाते हैं। और उसके पहले वाला मंथ, मान लिया सितंबर में पेपर है 24 को, तो 15 सितंबर तक की न्यूज को दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अप्रैल रिपोर्ट्स जो है, जैसे आपने कहा रिपोर्ट्स कभी भी आ गई, अब वो 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 10 महीने पहले आई हैं, तो रिपोर्ट्स तो स्टैटिक हो गया, एक बार आया,
तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में सर अप्रैल और मई से रिलेटेड देख रहे हैं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, एक एक सवाल मिले, लेकिन पेपर वो पूछ लिया ना कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का नंबर क्या है, नंबर क्या है, हाँ, अब ये रिपोर्ट हाँ, कब आई, हाँ, प्रेस फ्रीडम में क्या है। तो मेरा बच्चों को सजेशन है इस तरह के, देखिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कम एफर्ट्स में रिजल्ट मिल जाए, और उसका तरीका है, जैसे मैंने जैसे ये पेज है और इस पेज पे कुछ लिखा है, उसके सामने उसका कुछ डेरिवेशन दिया हुआ है। जी। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, जीए जीएस वालों को, कि वो एक पेज पे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट डालने की कोशिश करें। कहने का मतलब, जैसे मैंने एक पेज लिया, उसमें हंगर इंडेक्स में टॉप कौन है, बॉटम कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, ये जनरल फेनोमेना होता है। तो ये बना लिया। फिर प्रेस फ्रीडम में क्या है, फिर इसी तरह बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में क्या है, प्रेस फ्रीडम में क्या है, एचडीआई में क्या है। इसी तरह एक पेज पे अगर 5-6 हमने टेबल बना ली, तो हमने क्या किए, मल्टीपल फैक्ट एक पेज पे इकट्ठा कर लिए, और जब हम पढ़ते हैं तो एक साथ बहुत सारे फैक्ट से डील कर लेते हैं, तो वहां पर हमें आसानी हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, रनिंग मैटर में लिखने के बजाय आप चार्ट और टेबल बना के काम करें, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादा डेटा कंसाइज करके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है क्वेश्चन पूछे जाने की। मैं हमेशा से, रनिंग मैटर में लिखेंगे, हो सकता है 5 लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर 5 टेबल बना ले गए आप एक पेज पे, तो आपके पास 500 फैक्ट इकट्ठे हो। अब जैसे आपने इंडिया लिखा, उसका हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है, फिर आपने देखा हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का, वहीं लिख लिया आपने, वहीं पेपर जो प्रेस इंडेक्स है उसमें की आ रही है, क्या स्टेटस है, वो आपने वहीं लिख लिया, एक ही जगह पे सारा कुछ कंसाइज हो गया, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को पैटर्न करने के। और एक बात और होती है, रिकॉल भी ज्यादा बेहतर, रिकॉल, हाँ, एक बात और होती है, इससे आप दोनों तरह के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। यानी पीओ में जब मल्टीपल फैक्ट आएंगे, डायरेक्ट वाले, इसमें मैच कराइए कि प्रेस फ्रीडम इंडिया का कौन सा मैच करता है, ये अगर क्योंकि आपने फैक्ट इकट्ठे कर लिए, हाँ, एक जगह पे, तो आपको, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को अपने सेमिनार्स में और अपने सेशंस में, कि कोई ऑफिसर एग्जाम पास करके नहीं बनता है। ऑफिसर या जो भी जॉब पाएगा, वो उसका टेम्परामेंट, उसका नॉलेज, उसका कम्युनिकेशन, उसका अटायर, उसका ड्रेस सेंस, उसका सारी चीजें जब मैच करने लगती ना, तो अंदर हो जाता है जी। तो जो आप स्ट्रेटेजी अंदर बना के काम करेंगे कि वहां काम लिखेंगे, जब ऑफिस जाएंगे तो फाइलों को उसी तरह के, वो फाइल पहले बननी चाहिए, और इस सिंसियरिटी से बननी चाहिए कि वो फाइल कैसे ढूंढ लेंगे हम तुरंत, वो सिंसियरिटी आपको इन फैक्ट्स में दिखानी है। आप कंपटीशन सेंट्रिक बनना शुरू कर दीजिए, जिस जॉब में जाना चाहते हैं उससे मैच कराने की कोशिश करिए। ये सिर्फ यही काम नहीं करेगा, ये सब जगह काम करेगा। क्या बात सर। अच्छा सर, एक और, जैसे इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करें अगर हम, तो एक बैंकिंग अवेयरनेस हो गया और एक करंट अफेयर्स। सर एक बार पहले हम लोग क्लैरिकल वाला देख लेते हैं, फिर हम मैं एलैबोरेट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंसाइज करके डेटा दिया है। अवार्ड से जनरली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैंकिंग से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अभी इसको बताऊंगा इसमें क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व है। डेट एंड डे से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म एब्रीविएशन पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर्स लीडिंग स्कोर करता है। और देखिए पर्सन इन न्यूज रिपोर्ट्स और स्कीम कितना आपको 50% तक ले जाते हैं पेपर में अकेले 3 टॉपिक 5-6 में देखिए सबसे ज्यादा। तो आपको इसी तरह प्रेफरेंस बनाना है कि मुझे क्या करना है कि ये वाली चीज पहले करनी है, मुझे स्कीम्स को, फिर मैंने कहा स्कीम्स की टेबल बनेगी। स्कीम हर पेज पे अलग नहीं बनाई जाएगी, स्कीम की टेबल बनेगी, उसी में सारा मैनेज करने की कोशिश करिए। ये वाली अन्नपूर्णा स्कीम है, ये उज्ज्वला स्कीम है, ये अन्न देने वाली है, ये प्रधानमंत्री जन औषधि है, ये स्कीम कब से शुरू हुई, क्या इसको स्पेसिफिक पॉइंट है, क्या एलोकेशन है, सबका। अब इससे दोनों स्ट्रेटजीज आपकी, आप क्लर्क में पूछा जा रहा है, फैक्ट आएगा तो बता देंगे, और अगर आपका टफ क्वेश्चन आ रहा है तो चूंकि फैक्ट एक जगह दिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में सेट है वैसे ही। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी बताने के लिए। सर अब जो मेरा अगला सवाल था बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर, कि एक तो हो गई हमारा न्यूज़ करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया, बैंकिंग अवेयरनेस की अनसर्टेनिटी रहती है। कई बार पेपर में ऐसा होता है कि बैंकिंग के क्वेश्चंस ज्यादा आ जाते हैं अचानक से। कुछ पेपर्स में देखा गया करंट का ही वेटेज बहुत ज्यादा डाल दिया गया, तो बैंकिंग कैसे करें, वो तो स्टैटिक है। मैं इसके 2 पहलू जी। जब हम कोई टर्म लिखते हैं तो उसको हम उसी तरह नहीं देख, उसके अलग पहलू भी होते हैं जिसको हमें देखना चाहिए। अगर हम डेटा में देख रहे थे कि वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन पूछे गए या 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका एनालिसिस क्या है, और हम लोग वो एनालिसिस करते हैं अपने एग्जाम। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि करंट अफेयर से अराउंड 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें
मैक्सिमम करीब 4-5 क्वेश्चन छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन 4 मंथ से अप्रोक्सीमेटली पूछ लिए जाते हैं। एग्जैक्टली जब हम दूसरा सेक्शन लेके आते हैं 15 क्वेश्चन का, 25 प्लस 15 को हम लोग डालते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के सिस्टम में। और उस बैंकिंग अवेयरनेस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस जो आती है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है करंट बैंकिंग अवेयरनेस और दूसरा होता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस होता है 15 में 12 या 11 क्वेश्चन अकेले देता है। यानी फिर घूम के आ गए कि बैंकिंग अवेयरनेस में भी कौन सा बैंकिंग अवेयरनेस, करंट वाला। स्टैटिक से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और करंट बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। तो बच्चों को यह ध्यान रखना है। स्टैटिक देखिए, अब कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि फिर सर स्टैटिक पढ़ते क्यों हैं? इसको हम इतना फोकस क्लासेस में करते हैं, वहां पूरी हमें इन्फ्लेशन बताते हैं, नेशनल इनकम बताते हैं, सब सारे चैप्टर्स पढ़ाते हैं। उसका एक मुद्दा है, इसकी एक जरूरत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस करते समय मैं खुद बताता हूं बच्चों को कि 4 न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 पेजेस न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट है। बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल। बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल। ये 4 पेजेस एक किसी कंपटीशन के स्टूडेंट को जरूर पढ़ने चाहिए जी। अब सवाल है कि अगर हमें उन क्षेत्रों की टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो हम न्यूज का मतलब ही नहीं समझ पाए, और फाइनेंशियल न्यूज में तो खास तौर से। इसीलिए बच्चों को क्लासेस में वो इंडियन इकोनॉमी का कुछ ब्रीफ दिया जाता है कि अब मान लो उन्होंने कोई न्यूज पढ़ी कि कार्टेल, एक वर्ड आ गया कार्टेल, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और कार्टेल अक्सर जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि उनका कार्टेल है कि सीमित लोग हैं और वो क्या करते हैं, मनमानी पैसा घटाते बढ़ाते हैं। OIC, हाँ, ओपेक कंट्रीज बोलते हैं। तो अब कार्टेल का मतलब तब समझ में आएगा जब आपको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी पता होगी। इसलिए न्यूज को हम बेहतर समझ सकें, अच्छी समझ बना सके उसके बारे में, उसके लिए हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। और मैं स्टूडेंट से यही भी नहीं करूंगा कि खाली फाइनेंशियल आनी चाहिए आपको, थोड़ी सी पॉलिटिकल भी है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? क्या घोड़े थोड़ी ना खरीद बेचे जाते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब जब विधायक बन जाते हैं सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त, तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अगर न्यूज में लिखा है तो उसका वो न्यूज आपके इंग्लिश के पेपर में भी पूछा जा सकता है। और जब अगर आप उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो आप पैसेज आ गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप फील नहीं आया तो फिर नहीं जान पाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर सभी बच्चों को मेरी सलाह है कि कम से कम 1-1.5 घंटे शुरुआत में तो 1.5 आवर्स जरूर पढ़ें, क्योंकि और लेके पेन पेपर बैठे, डाइसेक्शन करें, उसको मार्क कर दें और बाद में नोट्स लिखें। एक बात और है, कई बार बच्चे PDF मांगते हुए घूमते हैं कि सर हमें PDF मिल जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत नहीं होता। मैं भी नहीं सहमत होता। इसलिए नहीं सहमत होता हूं कि नोट्स क्यों लिखने चाहिए, मैं वो भी बता दे रहा हूं। बिगिनर्स हैं, बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, उनको जब हमारी इंद्रियां शामिल होती हैं किसी चीज को क्रिएट करने में, ज्ञानेंद्रियां, हाथ हमारा इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व, आंखें, है ना, स्किन, ये क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्यादा बेहतर मेमोरी रिकॉल होता है उसमें। हाँ, नहीं, वो आपके वेन्स से जुड़ जाता है, करेक्ट, ब्लड वेसल से जुड़ जाता है। वो क्रिएशन आपके दिमाग में छपता है। किसी का दिया हुआ PDF आपको बहुत ज्यादा आपके दिमाग में रेखाएं नहीं खींचता, यानी उसको क्रिएट करने में आपकी ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व नहीं है और किसी की, वो उसको फायदा करेगा। आप रिसोर्सेज सब जगह से लीजिए, लेकिन अपना क्रिएट करिए। करेक्ट। मैं इस पे बात करने वाला था कि जनरल अवेयरनेस के नोट्स बनाए, एक सवाल मेरा था भी इसमें, नोट्स कैसे बनाए। तो अपना क्रिएट, देखिए मैं बता रहा हूँ, न्यूज जैसे मैंने 4 पेजेज आपको बताए, उनसे न्यूज पहले जब पेन लेके बैठिए, मार्क करते रहिए, मार्क करिए और बाद में अपनी कॉपी में क्रिएट करिए। अच्छा, जो करंट अफेयर्स है वो उसमें भी जो हाईलाइटेड चीजें हैं उसको भी नोट करें? बिल्कुल नोट करें, बिल्कुल नोट करें। आप इन्वॉल्व होते हैं, आप इंगेजमेंट बहुत मायने रखती है किसी काम में। आप कितने भी जानकार हैं और अगर किसी एक्टिविटी के पहले प्रिपरेशन नहीं करते तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में यार देखा नहीं, पर देख लेते तो। आप पूरा प्रिपेयर करे हो, फिर भी एक बार आप पढ़ के जब जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस आता है। मैंने इस ओकेजन के लिए, आप बताइए, दुनिया में इतने सारे एथलीट हैं, उन्होंने बड़े बड़े विश्व रिकॉर्ड किए, क्या प्रैक्टिस बंद करते कभी? क्या वो उसेन बोल्ट ने दौड़ना बंद कर दिया? नहीं, वो रिकॉर्ड बनाने के बाद और प्रैक्टिस कर पढ़ाते हैं। इसलिए इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। बच्चों को मेरा कहना है इंगेजमेंट। जो 10 घंटे की जॉब करने जा रहे हो, उस 10 घंटे को अभी
यहाँ पे अंजाम देना, और उसमें हर चीज आपका करिकुलम क्रिएट होना चाहिए। न्यूज़पेपर इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस, वो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सर लिटरली आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, जिसे मैं कभी नहीं समझ पाता था। पॉलिटिक्स का इकोनॉमी से बहुत लेना देना है, बहुत लेना देना है, रूटेड है सर, अच्छी तरीके से रूटेड मैं है। आपको और अगर इतिहास में चला जाऊं तो मैं ये भी बता देता हूं आपको कि जो हमारे संविधान के रचयिता माने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर, वो बेसिकली अर्थशास्त्र के ही जानकार थे। मुख्य जो उनका पेशा था वो अर्थशास्त्र, ये उनके पास बैरिस्टर की भी डिग्री, लेकिन ये उनका नंबर 2 प्रायोरिटी थी। लेकिन ये इसको इतना अच्छा अंजाम दे पाए, मुझसे पूछता भी कोई, वो शायद इसीलिए दे पाए, इन्वॉल्व थे, उनको मल्टीपल चीजों के बारे में अच्छी जानकारी, इसलिए वो कर पाए। और पूरे धरती के इतिहास पे उन्होंने एक घटना ऐसी भी रच दी, बड़ा मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता हूँ वो इसलिए कर पाए क्योंकि इतने विद्वान व्यक्ति थे, उनको हर पहलू के बारे में पता था। पूरे धरती पर एक साथ उन्होंने सारा जेंडर कास्ट सबको बराबर करके लिख दिया। ये घटना आज तक धरती पे हुई नहीं, कहीं किसी विकसित देश में भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आर्थिक पहलू का पता था। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो उनको वो पता था कि इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। यही सेम चीज सर प्रिपरेशन में भी मैं फील करता हूँ। आप कोई न्यूज़ फॉलो करें, इन्वॉल्व हो, तो आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं, वो डिफॉल्ट सेट होता है। जैसे आपने कहा कि हम इन्वॉल्व होते हैं, सारी इंद्रियां अगर हमारी इन्वॉल्व हैं तो हम कोई चीज हमको जबरदस्ती रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इनहेरिट होता है आपके अंदर, वो फीड होता है अच्छे से। जियो को मैं शॉर्ट में जियो को मैं कहता हूँ जियो को मैं जिये बोलता ही नहीं, मैं कहता हूँ जियो इसको। हाँ, जियो का मतलब जियो होता है, लिव जनरल अवेयरनेस, लिव जनरल अवेयरनेस। बिल्कुल सही है सर। तो बैंकिंग और करंट दो पार्ट हो गए। करंट बैंकिंग के लिए तो भाई आपको स्टैटिक पढ़ना है, और वो जो बेसिक फंडामेंटल है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग अभी डेटा देख रहे थे, उस डेटा में भी मेरे पास सामने भी मौजूद है जी। तो टॉपिक वही है, टॉपिक्स में चेंज नहीं है। पेड़ भी समय समय पे पत्तियां बदलता है, जड़ कभी नहीं बदलता। स्ट्रेटजी बच्चों को भी बदलनी चाहिए एग्जाम वाइज, तो कभी पीली हो जाएगी, कभी हरी हो जाएगी, कभी टूट के गिर जाएगी, जानता है इस समय पानी है नहीं तो गिरा देना ही ठीक है। स्ट्रेटजी कैंडिडेट को एग्जाम वाइज बदलनी है, रूट पकड़ के रखना है, रूट नहीं बदलना है, रूट वही होना चाहिए। जैसे स्कीम है, अब स्कीम में चूंकि पीओ ऑफिसर लेवल का एग्जाम है तो उसमें एनालिसिस लेवल ज्यादा जुड़ जाता है, तो स्कीम पे बेस क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। अब आप स्कीम की डेप्थ पकड़ लें तो स्कीम में अगर कोई आगे चेंजेस भी होते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं ऑटो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस क्रिएट है। मैंने बताया ना कि चार्ट बना लीजिए, टेबल क्रिएट करिए। मेरी तो ये सलाह है सभी कैंडिडेट को कि एक अक्षर रनिंग मैटर में मत लिखें, सिर्फ चार्ट एंड टेबल। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सर एक सवाल का तो जवाब हो ही गया कि एग्जाम से पहले कितने मंथ का, तो आपने बता ही दिया 4 to 5 मंथ। करंट को अपडेट करने का आप सही तरीका, हालांकि इसका जवाब आपने दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और पूछ रहा हूँ कि करंट को अपडेट करने का, जैसे हमने कहा कि बेस हमने किसी चीज के बारे में हमने WHO पढ़ लिया बहुत अच्छे से, फिर अब उसमें जो अपडेशन अगर किसी तरीके की चीज आती है तो हम कैच बहुत जल्दी, लेकिन उसको हम अपने पेपर पे कैसे, नोट्स में कैसे अपडेट करें, या अपने आप को उसके लिए कैसे अपडेट? बसंत सर, हम लोग जब धरती पे आते हैं तो बिना समस्या के आते हैं, लेकिन सारी समस्याएं यहाँ पैदा कर लेते हैं। कैंडिडेट से के साथ भी मेरा ऐसा इंटरेक्शन, मैं क्लासेस में भी बोलता था, हम बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास अभी भी पूछते, सर जी ये कैसे तैयार करें, बड़ी दिक्कत होती है उसमें, ये आता है वो पता नहीं कब का पूछ लिया जाए, बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं। लेकिन ये समस्याएं हमें लगता है उनकी खुद की बनाई हुई। अब क्या है, जैसे मैंने किसी कैंडिडेट, अब हमने किसी से पूछ लिया भाई कि वो फिल्म का नाम सबको याद होता है, उसके हीरो हीरोइन डायरेक्टर गाने सब याद होते हैं, तो जीए तो ठीक है। अब कौन सी जीए पढ़नी है, हमें इस पे फोकस करना। क्या बात, आप फिल्म में इन्वॉल्व है तो आसानी से रटना। मैं तो मजाक में कहता हूं कि वो शोले की जो घोड़ी है उसका नाम धन्नो, वो तो सबको याद है, और 20 साल पहले किसी ने फिल्म देखी होगी वो याद है। कारण क्या, आपका टेम्परामेंट, आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करिए, भगवान ने आपको बुद्धि अच्छी दे रखी है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारा रास्ता क्या है, हम किस रास्ते जाना चाहते हैं, उस रास्ते के अनुसार। अगर हमें कहीं हिली एरियाज में जाना है तो हमें गर्म कपड़े रखने होते हैं,
अगर हमें कंपटीशन की तरफ जाना है तो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमारा फोकस्ड एरिया होना चाहिए। कंपटीशन सेंट्रिक, हम यहाँ कंपटीशन, जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं या इंग्लिश के, जनरली उत्तर भारत में इंग्लिश की दिक्कत होती है लोगों को, तो मेरा पहला क्वेश्चन सबसे होता है जीए में दिक्कत है, सबसे कम क्या पढ़ते हो? तो 99.9% बच्चे कहते सबसे कम यही पढ़ते। जो चीज सबसे कम पढ़ोगे वो सब हमेशा समस्या रहेगी, भागते हैं। फेस करना सीखिए उसको, वो आप कंपटीशन सेंट्रिक बनिए। आपने जिस दिन पढ़ाई स्टार्ट करी, हमें लगता है जनरल अवेयरनेस उसके पहले अगर आप करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस दिन से तो आपको इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर, बिल्कुल होना, न्यूज फॉलो करिए, हर चीज फॉलो करिए, इकोनॉमी फॉलो करिए, देखिए मैं और थोड़ा इसको थोड़ा और ओपन कर देता हूं जी। अगर किसी को पुलिस सर्विस में जाना है तो उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, उसका अटायर, उसका कम्युनिकेशन दूसरे तरीके का होना चाहिए, उसका बॉडी का पोस्चर अलग होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। उसके लिए कंपलसरी के सवेरे 1 घंटे दौड़े वो। लेकिन अगर वो इस फेज में आ रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ आ रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स तब आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। हम काम ये करना चाहते हैं और इसको, कई लोग तो कंपटीशन को अपना सेंट्रिक बना के घूम रहे हैं, मुझे इसमें मजा नहीं आता। मजा लेने के लिए नहीं आए कंपटीशन में स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ता। तो किस चीज को प्रेफरेंस रखना, और अगर ये दीवार कमजोर है तो सीमेंट लगानी पड़ेगी ज्यादा, इसमें थोड़े और ईंटें लगाने पड़ेंगे तो मजबूत हो जाएगी। लेकिन हम इस कमजोर दीवार को और कमजोर छोड़ देते हैं। बैलेंस देखिए, खाना हमारे सामने थाली में रखा रहता है, हम उसको एक तरीके से खाते हैं, हमने दाल ली, रोटी ली, उसको खा लिया, इस तरह करके। ये भी तो तरीका हो सकता है कि पहले सारा चावल खा लें फिर सारी दाल उठा के पी। ये भद्र तरीका नहीं है मनुष्य के लिए, भद्र तरीका। उसी तरह कंपटीशन भी एक डाइट है, कंप्लीट डाइट लेनी ही पड़ेगी इसको क्वालिफाई करने के लिए। जीए कुछ कम नहीं कर सकते। हाँ, सबके फिक्स्ड कैलोरीज है, उतनी कैलोरीज आपको इंटेक करने पड़ेंगे। और जीए, मैं तो ये इतना भी बोल देता हूं बच्चों को कि जीए तो रोज पढ़ना है, और अगर किसी दिन मिस हुआ 1 घंटे पढ़ना तो आधा घंटे पढ़ा, तो भाई 4 रोटी खाते थे तो पनिशमेंट भी खुद को दे लो, 2 रोटी आज खाएंगे तो आपको अगले दिन फिर बढ़ा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कंपटीशन टोटल स्ट्रेटजी और बैलेंस डाइट का खेल है। सर, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए और आपने इतनी अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब दे दिए कि पता ही नहीं चला, मुझे तो क्वेश्चन में लगी रहे कोई क्वेश्चन जो ऐसा रह गया हो। अब मैं बस आपसे एक, चूंकि सेशन में आखिरी का पड़ाव चल रहे हैं हम, तो हम चाहते हैं कि बस एक समराइज कर दीजिए कि आज मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ या ये एग्जाम फोकस कर रहा हूँ, मैं आज से क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। मेरा यही सजेशन है बच्चों को कि न्यूज़पेपर को अपना साथी बना दें जी। अच्छे वेब सर्चेज करें, पीआईबी का साइट, आरबीआई का साइट। अगर आरआरबी खासतौर से या स्पेसिफिक किसी एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन जो एसोसिएटेड बॉडीज हैं, जैसे फिनांस मिनिस्ट्री हमको देख लेनी चाहिए, आरबीआई रोज देखनी है, पीआईबी रोज देखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का पोर्टल है, वो इन्फॉर्म करता है और वही ऑफिशियल जानकारी आपको चाहिए भी। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का साइट हो सकता है, आरबीआई का साइट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का साइट हो सकता है, आईबीपीएस का साइट हो सकता है। ये आपके रिसेंट जो ये सर्चेज, वेब सर्चेज, ये प्रोडक्टिव सर्चेज मैं कहता हूँ, वो आपको लगाने पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये रीजनल रूरल बैंक है, तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं स्कीम्स में 5 सवाल है। हाँ, तो रूरल क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आपको नाबार्ड का साइट देखना चाहिए। रूरल क्रेडिट से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी, उनकी सर्चेज लगाने चाहिए। रूरल इकोनॉमी में भारत का चल क्या रहा है, ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करिए। ओवरऑल अब एक समरी पे आए कि सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर तो डेली फॉलो करना। मैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता देता हूं कि जीए पढ़ने के लिए सबसे पहला तो सोर्स आपके पास हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, अच्छे वेब सर्चेज हो गए, इन पे आपको जाना रहता है, जो आपने रिकमेंड किया है उनको आप देख सकते हैं। नोट्स क्रिएशन आपका हिस्सा होना, आप पीडीएफ कहीं मिल रहा आप ले लीजिए और उसके न्यूज को, लेकिन अपने नोट्स होने जरूरी है, अपने आप को इन्वॉल्व करें। एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा। दूसरा, 4 महीने का करंट अफेयर्स आपका प्रेफरेंस एरिया होना चाहिए, एटलीस्ट 4 महीने। और उन 4 महीनों में एग्जाम के 1 महीने पहले और 2 महीने पहले जो पीछे बैक करते जाते हैं, वो एग्जाम के महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज से हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे न्यूज और सब कुछ चीजें,
तो ये डेली लाइफ का रूटीन बना लिया है तो फिर तो ये केस ही खत्म हो जाता है कि हमें 4 महीने बिल्कुल, ये कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी का हिस्सा है। हाँ। ये अगर आपने अपनी दिनचर्या में उसको शामिल कर लिया तो फिर क्या दिक्कत है। और लिटरली आपको मैं जब बता रहा हूं कि जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको नहीं कहता, तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के लिए ठीक है, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत काम नहीं आते। ये आप कहीं भी बैठेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका ऑरा तभी बनेगा जब आप समसामयिक विषयों के बारे में जानकारी रखते हैं। ये तो है, देश में विदेश में क्या चल रहा है, तो वो अगर उसकी जानकारी होगी तो आप प्रभाव क्रिएट कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है ये वाले सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन के बाद भी बैंक में अपना महत्व बताएंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी जरूरी है कि बिल्कुल, क्योंकि आप चीजों को समझ तभी पाएंगे, बेहतर कंट्रीब्यूशन भी आप अपने देश के लिए तभी कर पाएंगे जब आप इन्फॉर्म्ड होंगे। इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, आप उन बदलावों के साथ नहीं चलेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब मैं तो इतना तक कहता हूं कि मान लिया कोई प्रिपरेशन भी नहीं करता, उसको भी करंट अफेयर और इन सब घटनाओं के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्या मेरे देश में चल रहा है, क्या देश, क्यों आप नहीं तो हो सकता आपके आने वाली पीढ़ी उसमें इन्वॉल्व होगी, उसके लिए जानकारी होनी, वो आपसे पूछेगा कोई तो आप क्या बताएंगे। तो इस तरह के प्रोस्पेक्टिव में भी देखना बहुत जरूरी है उसको। चलिए सर, लास्टली आप कुछ कहेंगे बच्चों को? मेरा यही कहना है कि अब अगर इस मिशन की तरफ आ गए हैं तो भूल जाइए दीन दुनिया को। कहा गया है ना, स्वान निद्रा वको ध्यानम काकचेष्टा तथैव चाल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम इदम। भगवान राम भी आपकी उम्र में कोई दशरथ महल में मजे नहीं कर रहे थे, वो अच्छी विद्या से, और कोई राक्षस भी नहीं मार रहे थे। वो क्या कर रहे थे? गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आप बड़ा कर रहे थे। हाँ, बड़ा राक्षस तभी मार पाएंगे जब आप अच्छे धनुर्धर होंगे, और अच्छे धनुर्धर होने के लिए आपको अपने आप को सेपरेट करना है, तैयार करना है। ये लर्निंग फेज है। जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया। जो आश्रम व्यवस्था थी हमारे देश में, उसमें पहला था ब्रह्मचर्य, जिसमें जो प्रवृत्ति सिखाने की बात की जाती थी। गृहस्थ में प्रवृत्ति को अप्लाई करने की बात की जाती थी। वानप्रस्थ में प्रवृत्ति भूलने का प्रयास किया जाता था। लास्ट और संन्यास, फिर संन्यास होता था। तो ये प्रवृत्ति सीखने का समय है। किसी भी ईश्वर ने, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने हमेशा, कलाम साहब इस एज में कोई रॉकेट बनाना नहीं शुरू कर दी, सीख रहे थे, अच्छी लर्निंग। तो अच्छा डेडिकेशन से काम करिए, अपने को फोकस्ड रखिए। बहुत सारे डाइवर्जेंस है, उनसे बचने की जरूरत है। और एक लास्ट में जरूर टिप है मेरी कि 24 घंटे में एक बार 15 मिनट के लिए गैजेट फ्री होके, पर्सन फ्री होके, छत पे, किसी कोने में, कहीं बगीचे में, कहीं पार्क में अपना रिव्यू रोज खुद करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो आपको अपनी स्थिति रोज पता चलती जाएगी। आज हमने बड़ा गलत किया, क्योंकि ये अंदर वाला सब बता देता सही से, आज बड़ा गड़बड़ किया तुमने, उसको फील करना बहुत जरूरी है। अपना एनालिसिस, हमारे देश में प्रथा है कि हम लोग दूसरों का एनालिसिस बहुत करते हैं, लेकिन अपना एनालिसिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। थैंक यू सो मच। That's it for the day. I hope you people enjoyed the session. बहुत अच्छा लगा मुझे सर आपके साथ बात करके, और ऐसा लग रहा था कि बात करते ही रहें। थैंक यू सो मच। पर लिमिटेशन है सर से, और दूसरे सेशंस में आपके लिए गाइडेंस को लेकर भी हम ज़रूर सर को कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जुड़े। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही है। यदि आपका कोई सवाल है, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, या फिर साथ में इसके एक लिंक भी लगाओ, उस लिंक के जरिए भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें, और ईश्वर करे कि जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।